जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे आपका स्वागत करता हूं। और हम आज एक नया टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें आप देखिए कि ज्ञान बिंदु का ये टेस्ट सीरीज है, जिसमें रोशन सर बीटू झा के द्वारा ये बनाया गया है, बिहार पुलिस का। और ये सेशन 1 है। तो इसमें देखिए ये 63 टेस्ट सीरीज है, तो एक एक करके सभी देखा जाएगा। इसमें हम लोग आज पहला टेस्ट देखेंगे लोग, जिसमें देखिएगा ये पहला टेस्ट है और इसे देखा जाएगा। इसका पीडीएफ आप जीके प्लान टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी डाउनलोड किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। इसमें देखिए कि पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वर्ष 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जनहित याचिका तैयार किया गया था। और देखिएगा कि जनहित याचिका क्या होता है, तो इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे सभी क्वेश्चन का डिटेल में दिया गया है। तो हम लोग क्या किया जाएगा कि जिसका मान लीजिए कि एग्जाम से संबंधित है, एग्जाम में आने वाला है, तो उसको डिटेल में देखा जाएगा। नहीं तो पीडीएफ आप डाउनलोड करके जो नॉलेज के लिए दिया गया है डिटेल में बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा करके, तो वो आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए कि ये 1980 के दशक में ये जनहित याचिका, इसे PIL के नाम से भी जाना जाता है इंग्लिश में। तो ये देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए कि हमको कोई जानकारी लेना है किसी सरकारी दस्तावेज का, तो PIL हम डाल सकते हैं, जनहित याचिका, और उसके द्वारा हम लोग को जानकारी मिल सकता है। तो इसी के बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया गया है, तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन में जो हम बताए हैं इतना ही आएगा। भारतीय न्यायिक पद्धति में जनहित याचिका उस समय लाया गया जब भारत के मुख्य न्यायाधीश PN भागवती थे। इनका पूरा नाम प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भागवती थे। तो ये क्वेश्चन पूछता है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जनहित याचिका के ये जनक इनके जाना जाता है PN भागवती को। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। तो देखिए कि अंतिम अधिकार संसद के पास होता है। और देखिए कि संसद 3 भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें आपका लोकसभा आ जाएगा, फिर राज्यसभा आ जाएगा, और उसके बाद राष्ट्रपति। तो देखिए कि कोई भी कानून है तो लोकसभा में या राज्यसभा में जब आएगा, तो मान लीजिए कि राज्यसभा में आए, तो राज्यसभा में पारित होने के बाद लोकसभा के पास जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे, तभी वो कानून बन पाएगा। तो ये तीनों भाग मिल के कानून बनाया जाता है, और अंतिम सिग्नेचर राष्ट्रपति का होता है। तो ये आपको याद रखना है, और इसी के बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, तो आप पढ़ सकते हैं। जिसमें देखिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना से संबंधित है। और देखिए कि राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है, वर्तमान में 245 है। 5 जम्मू कश्मीर शासित जो क्षेत्र हैं उसके लिए छोड़ा गया है। और देखिए कि 250 में आपका 245 पे ही चुनाव होता है, और 12 उसमें देखिएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं लोग। तो ये आपको याद रखना है, वही सब डिटेल में यहाँ पे दिया गया है, तो आप पढ़ सकते हैं PDF में। चलिए आगे देखा जाए। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, वित्तीय वार्षिक विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। और देखिए कि भारत में वार्षिक वित्तीय विवरण को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट भी कहा जाता है आम भाषा में, लेकिन बजट शब्द कहीं भी संविधान में नहीं मिलेगा, इसके जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण मिलेगा। वार्षिक वित्तीय विवरण में भारत सरकार की अनुमानित आय और व्यय का विवरण होता है। यह एक दस्तावेज है जो बजट प्रक्रिया का हिस्सा होता है। देखिए कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 में इसके बारे में बताया गया है। और वित्त मंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय द्वारा आम बजट तैयार किया जाता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आम बजट किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री R पसनमुख सेठी थे, जिन्होंने पहला बजट पेश किया था। अनुच्छेद 75 के एक राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रदान करता है, तो ये याद रखिएगा आर्टिकल। सर्वाधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले पंडित नेहरू थे, तो ये भी याद रखेगा। और देखिए इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने थे। PV नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे।
तीनों प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की मृत्यु उनका पदावधि के दौरान ही हो गया था। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में और राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालेकर थे। सर्वाधिक लंबे समय तक लोकसभा अध्यक्ष के पद पर रहने वाले अध्यक्ष बलराम खड़गे हैं, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष 329 दिन था। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है और देखिए कि भारत का प्रथम नागरिक भी होते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। स्वतंत्र भारत में जन्मने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और प्रधानमंत्री देखिए तो मोदी जी हैं। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्र अधिकार में क्या शामिल है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करना। इसके बारे में यहाँ डिटेल में दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में मौलिक अधिकार क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय देखिएगा कि 3 प्रकार के मामले की सुनवाई करता है, जो इस प्रकार है। एक तरफ भारत सरकार हो तथा दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य की सरकार हो, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच की उत्पन्न विवाद, और केंद्र और राज्यों का एक तरफ होना और एक से अधिक राज्य दूसरी तरफ होना। तो ये तीनों का सुनवाई करता है। आपराधिक मामले में देखिएगा कि ऐसी क्रियाओं से संबंधित जिन्हें कानून में अपराध माना जाता है, जिसे चोरी, हत्या, उत्पीड़न, दहेज, ये सब हो गया। FIR दर्ज कराने के बाद पुलिस जांच कर अदालत में केस फाइल करती है। देखिए कि अपराध के दोषी पाए जाने वाले जेल, जुर्माना ये दोनों लगाए जा सकते हैं। दीवानी मामला में भी अधिकार है। इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन से है, जैसे कि जमीनी विवाद, वस्तुओं का खरीद, किराया, तलाक आदि से हो जाएगा। तो ये सभी आपको याद रखना है। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है और इसमें पूछा जा रहा है कि सोवा रिंग क्या है। तो सोवा रिंग क्या है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हिमालय की परंपरागत दवा पद्धति है। देखिएगा इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। हिमालय की परंपरागत दवा पद्धति है। सोवा रिंगपा चिकित्सा की एक परंपरागत पद्धति है जो भारत के हिमालय क्षेत्र में प्रचलित है। यह चिकित्सा पद्धति तिब्बत से आई है और ये दुनिया भर में सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है। तो ये याद रखिएगा, माना जाता है इसे। सोवा रिंगपा शब्द का अर्थ है उपचार का ज्ञान और यह एक मोटी भाषा से लिया गया है। सोवा रिंगपा के ज़्यादातर सिद्धांत और अभ्यास आयुर्वेद के समान है। सोवा रिंगपा में इलाज के लिए शरीर और मन के विकास को महत्व दिया जाता है। तो ये सभी पॉइंट आप याद रखिएगा। अब अगला देखिएगा कि आगे जो दिया गया है, रोपा रिंगपा के अभ्यास को विनियमित करने के लिए धर्मशाला में तिब्बत चिकित्सा पद्धति के लिए केंद्रीय परिषद स्थापित किया गया है। सोवा रिंगपा के संस्थाओं के लिए मुख्य भारतीय केंद्र लद्दाख और धर्मशाला में है। अगला क्वेश्चन हम लोग को देखना है 6 नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ पे है ये पूछा जा रहा है। तो ये कोलकाता हो जाएगा। राइट आंसर भी सही हो जाएगा। देखिए कि हुगली नदी के बीच में बने मेट्रो सुरंग को कोलकाता मेट्रो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा और हावड़ा मैदान को एस्प्लेनेड के जोड़ती है। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। तो ये याद रखेगा। और देखिए कि अर्जुन पुरस्कार, जो खेल से संबंधित 3 पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार में 15 लाख और द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में 10 लाख। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। तो भू अस्थायी उपग्रह जुगनू नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जुगनू के बारे में अगर बात किया जाए तो जुगनू एक नैनो सैटेलाइट है जिसे इसरो के मार्गदर्शन में IIT कानपुर के द्वारा बनाया गया है। भारत के कुछ भू अस्थायी उपग्रह हैं जिसमें इनसेट, जीसेट, कल्पना और एंड्रूसेट और हेमसेट हो जाएगा। तो ये आप याद रखेगा। आगे क्वेश्चन 9 नंबर पूछा जा रहा है, सामा चकेवा बिहार के एक त्यौहार है। यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित करता है। तो ये राइट आंसर सी हो जाएगा, भाई और बहन का। देखिए कि यह त्यौहार प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णमासी तक मनाया जाता है। बिहार के अन्य लोकप्रिय अगर नाटक देखिएगा तो विदेशिया हो जाएगा।
ये भोजपुरी क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय इस नाटक में महिला पात्र की भूमिका पुरुष कलाकारों द्वारा निभाया जाता है। उसके बाद जट जटनी, ये केवल अविवाहितों द्वारा इसे लोक नाटक में जट जटनी के वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित किया जाता है। डोमकच देखिएगा कि ये शादी जब होता है तो लड़का दुल्हन लेने जाता है, तो लड़की के घर पे ये डोमकच किया जाता है। इसमें महिलाओं के द्वारा पुरुषों का वेश धारण करके और नाच गाना होता है। इसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ताजमहल जो है आगरा में, उसका वास्तुकार कौन था? तो देखिए कि इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का वास्तुकार देखिए यही चीज़ जो यहाँ पे रहता है, यहाँ पे दिया रहता है, इसीलिए हम इसको नहीं पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़िए। शाहजहाँ के कार्यकाल को वैभव और पराकाष्ठा के कारण मुगल काल का स्वर्णकाल के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें देखिए कि शाहजहाँ के समय क्या क्या हुआ था, तो अन्य तथ्य में देखा गया तो शाहजहाँ 24 फरवरी 1928 को अपना राज्याभिषेक आगरा में करवाया। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा कराया गया था। शाहजहाँ के काल में प्रमुख यात्री कौन कौन आए, तो फ्रांसीसी यात्री बर्नियर और ट्रेवनियर आया। मनुची यात्री इटली का था। पीटर मुंडी, इसे अकाल का वर्णन किया है, ये इंग्लैंड का था। शाहजहाँ ने इनायत खां, जिन्होंने शाहजहाँनामा लिखा है, को संरक्षण दिया था। और उसके बाद देखिए कि बासवन उत्कृष्ट मुगल चित्रकार थे, इनका संबंध आधुनिक उत्तर प्रदेश से था। अकबर के समय का उत्कृष्ट चित्रकार माना जाता है। अब्दुल समद, देखिए कि अकबर ने प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि दी और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि दी। अगला क्वेश्चन 11 नंबर दिया है कि पूछा जा रहा है 11 में, बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक डैश का निवासी था? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यह राजगीर का निवासी था, तो यहाँ पे दिया गया है। चलिए आगे देखिए, मगध के हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। उन्होंने 544 ईसा पूर्व में देखिए 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था। इनका उपनाम सेनिंग था या सेनिये बोलिए। अस्थायी सेना रखने के कारण अवंती राज के राजा चंद्र प्रगोत जब बीमार हुए, पांडु रोग हुआ, तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को इनके इलाज के लिए भेजे थे, तो ये आप याद रखेगा। अब यहाँ पे देखिए कि निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 12 से 14 के उत्तर सही विकल्प चुनिए। तो ये गद्यांश यहाँ तक दिया गया है। तो हिंदी से क्वेश्चन पूछता है और ऐसे क्वेश्चन आते रहता है गद्यांश से भी। तो देखिए कि इसमें दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बाल श्रम को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनके गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, एक सामाजिक बुराई के रूप में संदर्भित। भारत में बाल श्रम एक अनिवार्य मुद्दा है जिसे देश वर्षों से निपट रहा है। लोगों का मानना है कि बाल श्रम जैसे सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का दायित्व सिर्फ सरकार का है। यदि सरकार चाहे तो कानून का पालन न करने वाले कानून भाग वाले को सजा देकर बाल श्रम को समाप्त कर सकती है, किंतु वास्तव में यह केवल सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि इसे सभी सामाजिक संगठनों, मालिकों और अभिभावकों के भी समाधित करना चाहिए। आगे दिया गया है कि हमारे घर में, ढाबों में, होटलों में, खाना कारखानों अनेक बाल श्रम मिल जाएंगे जो कड़ाके के ठंड और तपती धूप में की परवाह किए बिना ही काम करते हैं। विकासशील देशों में गरीब और उच्च स्तर की बेरोजगारी बाल श्रम का मुख्य कारण है। बाल मजदूरी इंसानियत के लिए एक अपराध है जो समाज के लिए शराब बनती जा रही है तथा जो देश के वृद्धि और विकास में बाधक है के रूप में मुद्दा बना हुआ है। हमें सोचना होगा कि सभ्य समाज में यह अभिशाप क्यों है। किस उम्र में बच्चों को सही शिक्षा मिलनी चाहिए? खेलकूद के माध्यम से अधिक मस्तिष्क का विकास करना चाहिए। उस उम्र में बच्चे से काम करवाने से बच्चे की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक विकास रुक जाता है। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार होता है। शिक्षा से किसी भी बच्चे को वंचित करना अपराध माना जाएगा। और देखिए कि आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकारी स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर सभी लोग इसके प्रति सजग रहे और बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन न छीना जाए। इसके लिए कुछ सार्थक पहल करें। आम समाज में इसे होने से रोकना चाहिए और बाल श्रम को खत्म करना केवल सरकार की ही कर्तव्य नहीं है, हमारा भी कर्तव्य है। इस अभियान में सरकार का पूरा साथ देना चाहिए। तो ये आपका कथन था और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी होनी चाहिए। तो देखिए कि अभी हम लोग देखे हैं लोग कि बाल श्रम समाप्त करना सरकार का दायित्व है। ये अच्छा, ये पूछा कि कैसी सोच है, तो सोच देखिए कि आम आदमियों का ये होता है कि बाल श्रम समाप्त करना सरकार का दायित्व है। तो इसका राइट आंसर बी सही है 12 का। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि गद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए। तो देखिए कि बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छीन जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अगला 14 नंबर क्वेश्चन है कि वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के हानिकारक है, उपयुक्त परिभाषा संबंधित है। तो ये डी हो जाएगा, बाल श्रम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो इसका राइट आंसर देखिए सी हो जाएगा। राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगी, तो ये याद रखेगा। इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे दिया गया है, तो थोड़ा सा देख लिया जाए। ये संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्य की कुल किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होना चाहिए। केंद्र की तरह राज्यों में भी संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा सम्मिलित हैं। तो जैसे कि केंद्र में काम करता है राष्ट्रपति, विधान लोकसभा, राज्यसभा, वैसे ही यहाँ पे भी काम करता है। संविधान का अनुच्छेद देखिए 169 के अंतर्गत विधान परिषद के निर्माण का बात किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 171 के 3 के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों का निर्धारण इस प्रकार होगा। 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय संस्थाओं, नगर पालिका, जिला परिषद और आदि के सदस्य से मिलकर बने निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं और 1/3 सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य अध्यापक द्वारा जो राज्य के हायर सेकेंडरी और उच्च शिक्षा संस्थाओं में कम से कम 3 वर्ष से पढ़ा रहे हो तो चुना जाता है। और उसके बाद देखिए कि 1/12 सदस्य उन स्नातकों द्वारा होता है जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि धारण प्राप्त कर ली हो। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं जो कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा एवं सहकारिता से संबंधित हैं। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में ही ये आपका होगा। तो इसमें देखिए उत्तर प्रदेश 100 है, कर्नाटक 75, बिहार 75, आंध्र प्रदेश 58, तेलंगाना 40, महाराष्ट्र 78 विधान परिषद विद्यमान है। तो ये याद रखिएगा। विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए कम से कम 10 या विधान परिषद की कुल सदस्य का 10वां हिस्सा 1/10 होना अनिवार्य है। इसे अगर नहीं होगा तो गणपूर्ति माना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, भारतीय संविधान सभा के चुनाव हुए थे। तो देखिए कि भारतीय संविधान का जो चुनाव हुआ था ये आपका जुलाई 1946 में किया गया था। कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग ने 6 जुलाई 1946 को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार किया। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात ही जुलाई 1946 में देखिए कि ये बनाया गया भारतीय संविधान सभा। और भारतीय संविधान सभा की अगर देखा जाए कि बैठक जो होता है, पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को होता है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 2 दिन के बाद देखिए कि 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना पेश किया जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये सभी पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यदि दोनों सदनों द्वारा यह प्रस्ताव पारित कर दे। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए कि जो न्यायाधीश होते हैं लोग कॉलेजियन सिस्टम के द्वारा वो चुने जाते हैं लोग, तो ये याद रखेगा। अनुच्छेद 124 इसके तहत देखिएगा कि संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों को हटाए जाने से संबंधित प्रक्रिया का उपबंध दिया गया है। तो ये आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, H2 हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। तो देखिए कि हाइड्रोजन गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है।
और हाइड्रोजन गैस के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए तो हाइड्रोजन आवर्त सारणी के प्रथम तत्व जिसका संकेत H होता है, परमाणु संख्या 1 है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन के रूप में जाना जाता है। यह आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, अर्थात एक प्रोटॉन होता है। इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन का उपयोग देखिए कि वनस्पति घी के निर्माण में, द्रव हाइड्रोजन रॉकेट ईंधन के रूप में और ईंधन सेल में विद्युत ऊर्जा बनाने के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। वहीं पे नाइट्रोजन गैस दिया गया है N2, इसका सूत्र है। नाइट्रोजन एक रंगहीन गंधहीन गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल का 78% घटक यही है। नाइट्रोजन यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक का प्रमुख अवयव है जो यूरिया में 46% तक पाई जाती है। जीवधारी नाइट्रोजन को पेड़ पौधे से प्रोटीन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो ये सभी याद रखिएगा। इसका प्रयोग देखिएगा कि वायुयानों के टायरों में भरा जाता है, क्रायो बैंक एवं एक्सुरिटी संरक्षण में। उसके बाद देखिएगा कि नाइट्रोजन विद्युत बल्ब तथा उच्च ताप मापने वाले तापमापी में भरे जाते हैं और अमोनिया के उत्पादन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। CA2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आप जानते ही हैं कि पेड़ पक्षी जो यानी कि पेड़ पौधा जो होता है लोग, ये CO2 लेता है लोग और ऑक्सीजन छोड़ता है लोग। वहीं पे जीव देखिएगा ये ऑक्सीजन लेता है और CO2 छोड़ता है। CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेवार गैस है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला वही सब यहाँ पे दिया गया है, तो वायुमंडल में कितना है तो आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। अंडे की जर्दी कोलोराइड का कौन सा प्रकार होता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इल्मसन हो जाएगा। देखिए कि इल्मसन में 32% फ्लोलिपिड होता है। कोलोराइड देखिए कि कोलोराइड विलेन, कोलोराइड एक विसंगत से मिश्रण होता है। कोलोराइड के कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखा जा सकता है। कोलोराइड के कण प्रकाश की किरण को फैलाता है तथा गर्म तथा मार्ग को दृश्य बनाता है। जब क्लोराइड के कण को शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल में बैठ जाते हैं अर्थात अस्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किया जा सकता है, किंतु अब केंद्रीय तकनीकी द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। यहाँ पे क्लोराइड के समान उदाहरण दिया गया है जिसमें देखेंगे लोग, यहाँ से क्वेश्चन आता है द्रव और गैस मिलता है लोग तो एरोसोल बोला जाता है और इसका उदाहरण है कोहरा, बादल, कुहासा। ठोस गैस देखिए कि मिलके ये एरोसोल बनाता है लोग जिसमें धुआं स्वचालित वाहन का निथार होता है। गैस द्रव ये फोम बनता है। शेविंग क्रीम देखिएगा इसका उपयोग होता है, उदाहरण है उसका। द्रव और द्रव देखिएगा कि इल्मेशन जैसे दूध हो गया इसका उदाहरण, और फेस क्रीम भी हो गया। ठोस और ठोस देखिएगा कि सोल होता है। मैग्नीशियम मिल्क और कीचड़ इसमें होता है। गैस और ठोस मिलके फोम बनाता है लोग, ये फोम रबर और स्पंज इसका उदाहरण हो जाएगा। ठोस और ठोस मिलके जेल बनाता है लोग, जेली, पनीर और मक्खन इसका उदाहरण है। ठोस और ठोस मिलके ठोस सोल बनाता है लोग, रंगीन पत्थर और दूधिया कांच इसका उदाहरण है। क्लोराइड कणों का प्रकाश के परिकरण की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है, तो ये याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। आयरन का परमाणु प्रतीक है, तो आयरन का परमाणु प्रतीक क्या होगा? तो Fe हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। राइट आंसर सी हो जाएगा। आयरन यानी लोहा का प्रतीक Fe होता है। और देखिए यहाँ पे तत्व और उसका प्रतीक दिया गया है, तो इसे आप देख सकते हैं। और नहीं तो पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ प्रतीक ही दिया गया है। तो आप एक नज़र देख लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखा जाए तो देखिए कि जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था sp है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन परमाणु एक 2s और 3 2p कक्षों को मिलाकर 4 संकर कक्षक बनाता है। ये संकर कक्षक ऑक्सीजन परमाणु के चारों ओर चतुष्फलकीय ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। जल का अनुसूत्र देखिएगा कि H2O होता है। शुद्ध जल उदासीन होता है, अर्थात इसका pH मान 7 होता है। 4 डिग्री तापमान पर जल का घनत्व तो सबसे अधिक होता है और आयतन न्यूनतम होता है। जल के प्रकार देखिएगा कि कठोर जल, यह साबुन के साथ फेन उत्पन्न नहीं करता है। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट घुले रहते हैं। मृदु जल देखिए सॉफ्ट वाटर, यह साबुन के साथ आसानी से फेन उत्पन्न करते हैं। यह जल पीने की दृष्टि से उपयुक्त होती है। और कठोर जल के यहाँ बारे में दिया गया है। अस्थायी कठोरता, यह
कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट लवण घुले रहने के कारण होता है। जल की अस्थायी कठोरता को सोडियम कार्बोनेट मिलाकर और गर्म करने से दूर हो जाता है। अस्थायी कठोरता, यह कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण घुले होने के कारण होता है। जल की अस्थायी कठोरता, उसे उबालकर दूर किया जा सकता है, तो ये याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि यूरोप के स्केच रिपोर्ट ताज के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राजकुमार। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पे देखिए कि यूरोप के स्केच रिपोर्ट ताज के लेखक राजकुमार हैं, और यहाँ पे दिया गया है रचनाकार और रिपोर्ताज। तो देखिए कि फणीनेश्वर रेणु के द्वारा ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, धर्मवीर भारती के द्वारा युद्ध यात्रा, रंगय राघव के द्वारा तूफान के बीच, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा रन बोले कर्ण मुस्कुराए, शिवदान सिंह चौहान के द्वारा लक्ष्मीपुरा लिखा गया है। तो ये सब आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, और देखिएगा कि इसमें सूची 1 में मुहावरा और इसका अर्थ दिया गया है। तो देखिएगा कि छाती पे मूंग दलना, इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। साथ रहकर परेशान करना, छाती पे पत्थर रखना, इसका 1 हो जाएगा। धैर्यपूर्ण कष्ट सहना, छाती पे सांप लौटना, इसका मतलब होता है ईर्ष्या करना, और छाती ठोकना यानी कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। तो इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए कि ये मुहावरा दिया गया है, तो देखिए थोड़ा सा देखिए जाए। डूबते को तिनका सहारा, यानी संकट पड़े तो थोड़ी सी मदद, और देखिएगा कि तिनके को पहाड़ करना यानी छोटी बात को बड़ी बात बना देना ही, दिन दूनी रात चौगुनी यानी खूब उन्नति होना, दूध का दूध पानी का पानी यानी निष्पक्ष न्याय, गंगा लाभ होना यानी मर जाना, कपाट ओटना यानी सांसारिक काम धाम में लगे रहना, कमर कसना यानी दृढ़ संकल्पित होना, और देखिए कि नाक पर मक्खी न बैठने देना, यानी इसका मतलब क्या होगा कि खड़े स्वभाव का होना। उसके बाद यह है उल्लू सीधा करना यानी अपना स्वार्थ साधना, एक आंख से देखना यानी समान भाव रखना, और उसके मोती क्षण भंगुर होना, ओखली में सिर देना यानी कि इच्छा पूर्वक किसी झंझट में पड़ना। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है, और इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह समास नहीं है। तो देखिए ये 24 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, इसमें दिया गया है। तो देखिए कि राज सभा राजा के लिए, यह समास विग्रह समास नहीं है। राज सभा समास विग्रह राजा की सभा से होता है, तो ये याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी जीव द्रव्य के खोजकर्ता कौन है ये पूछ रहा है। तो जे.ई. पुरकंजे हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बारे में अगर थोड़ा सा देखा जाए जीव द्रव्य के बारे में, तो जे.ई. पुरकंजे ने सन 1839 में कोशिका में तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। जीव द्रव्य एक तरल गाढ़ा और लसलसा पारभासी वजन युक्त और रंगहीन पदार्थ होता है। जीवों की सारी जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य के द्वारा ही होती है, जिस कारण इसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। तो ये याद रखेगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीवन की भौतिक आधार कौन सा है। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है, और देखिए कि इसमें जीव द्रव्य में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक का अनुपात 81:19 होता है। जीव द्रव्य का 99% भाग 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप के भागों को नियंत्रित शक्ति प्रदान करता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, स्क्लेरेन्क्लाइमा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अच्छा, यहाँ पे उत्तक भी दिया गया है और संबंधित कार, तो इसको थोड़ा सा देख लिया जाए कि एडमॉर्बिक उत्तक जो होता है यह कोशिकाओं की एक परत द्वारा पौधे के बाहरी भाग को ढकता है। जाइलम उत्तक ये जल और खनिज लवणों का संवहन करता है, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। फ्लोएम उत्तक देखिएगा मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना है। जाइलम और फ्लोएम संवहनीय उत्तक है, तो ये तो पहले से भी आपको पता होगा। हरी पत्तियां भोजन को किस रूप में संग्रहित करती हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, स्टार्च के रूप में। हरी पत्तियां भोजन को स्टार्च यानी मड के रूप में संग्रहित करता है। स्टार्च यानी मड वह भोजन है जो पौधे की पत्तियों में जमा होता है।
स्टार्च देखिएगा कि एक पॉलीमेटर कार्बोहाइड्रेट है जिसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयाँ शामिल है। यह प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पादक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रभावशाली लाल रंग होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कृत्रिम प्रकाश में भी होती है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि 31 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमी प्रभाव के सदस्य कितने सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 1645 हो जाएगा। देखिए कि यूनाइटेड नेशन एकेडमिक इम्पैक्ट ये 1645 संस्थाओं सदस्य हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं और 156 देश सदस्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 2005 में ये पारित किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई। और देखिए कि 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम कानूनी अधिकार के रूप में आया। यह आयोग एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक सूचना आयुक्तों से मिलकर बना हुआ है। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति की समिति के द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष का नेता और केंद्रीय मंत्रिमंडल होती है और ये सिफारिश करता है। आगे देखिए कि राष्ट्रपति का मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों को उनके पद से पद मुक्त भी कर सकते हैं। भारत का पहला मुख्य सूचना आयुक्त वजाहिद अबीबुल्लाह हैं और वर्तमान में भारत के सूचना आयुक्त हीरालाल समरिया हैं। तो ये तो आप याद मत रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 2023 को। तो ये याद रखिएगा। मोटा अनाज में देखिए कि बाजरा, रागी ये सब आ जाता है। तो मोटा अनाज तो आप जानते ही होंगे। तो चलिए इसके बाद 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारकाय जो होता है ये अनुपस्थित होता है पादप कोशिकाओं में। इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए, इसे सेंट्रोसोम के नाम से भी जाना जाता है इंग्लिश में। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारकाय के अंदर एक या दो कण जैसी संरचना होती है जिन्हें सेंट्रोसोल कहते हैं। यह समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करती है। तारकाय की खोज बावेरी के द्वारा किया गया था। देखिए कि कोशिका जो भित्ति होता है सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है और यह कोशिका को निश्चित आकृति और आकार प्रदान करता है। लवक देखिए कि प्लास्टिड ये 3 प्रकार के होते हैं, हरी यानी हरा और वर्णी और अवर्णी लवक। हरित लवक के बारे में अगर देखा जाए तो हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर बोला जाता है और इसमें देखिए कि राइबोसोम पाया जाता है। तो ये याद रखिएगा। और देखिए कि जो रासायनिक इसमें संरचना का विखंडन होता है यानी भोजन बनता है तो ये उसमें काम करता है। वर्णी लवक का अगर बात किया जाए तो लाल, पीला, नारंगी रंग के होते हैं और ये पौधे के रंगीन भाग जैसे कि बीज, पुष्प, फल, भित्ति आदि में पाए जाते हैं। अलवर्णी वंग देखिए कि ये पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहाँ सूर्य के प्रकाश से वंचित हो जाता है लोग, जैसे जड़ हो गया, भूमिगत तना हो गया वहाँ पे। रस धानिया की अगर बात किया जाए तो कोशिका की निर्जीव संरचना यह है और देखिए कि यह एक एकल झिरी से आवृत्ति होता है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। जंतु कोशिका में यह अनेक और छोटी होती है, परंतु पादप कोशिका में यह कोशिका का 90% भाग घेरता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बहुविभाजन इसमें प्रक्रिया के द्वारा जनन होता है। तो इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये जब तक डिटेल में नहीं पढ़िएगा ये समझ में नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका 32 का। तो इसे डिटेल में पढ़ा जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में अनुवांशिकी स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। हाइड्रा में मुकुलनों में पर्यावरणीय कारकों के कारण अनुवांशिकी उत्पन्न हो जाती है। तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है इनमें किस में देखा गया है? तो देखिए लिंग निर्धारण अनुवांशिकी कारणों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें लिंग निर्धारण अनुवांशिकी कारणों पर निर्भर करता है।
इसमें देखिए कि इनका शरीर शुष्क सलयुक्त त्वचा से ढका रहता है। त्वचा सूखी होती है तथा इसमें ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। इसमें केराटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचा सल्क या प्रसल्क पाए जाते हैं। हृदय सामान्यतः 3 प्रकोष्ठ का बना होता है, लेकिन मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ होता है। लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। निषेचन आंतरिक होता है और ये अंडो उत्सर्जन भी होता है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे लोग। अगला क्वेश्चन है, बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो ये आपका अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सु हो जाएगा। स्वागत शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। सु उपसर्ग से बने कुछ अन्य शब्द है, सुजन, सुगम, सुरक्षित, ये हो जाएगा। उपसर्ग का अर्थ देखिए, किसी शब्द के समीप अर्थात पहले आकर नया शब्द बना दे तो उसे उपसर्ग बोला जाता है। जैसे हार है, और हार का अर्थ पराजय होता है, परंतु इसी शब्द के आगे प्र अगर जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? प्रहार हो जाएगा। और प्रहार का अर्थ चोट करना, तो ये इसका मीनिंग ही चेंज कर दिया, तो इसी का काम होता है उपसर्ग का। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से वाक्य एवं उसके एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास, ये अविश्वास कहलाता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखें। अच्छा, यहाँ पे महत्वपूर्ण शब्दों के लिए अनेक शब्द दिया गया है, तो ये देख लीजिए थोड़ा सा। जो सब कुछ जानता हो इसे सर्वज्ञ बोला जाता है। जो सदैव रहने वाला हो शाश्वत बोला जाता है। किसी के साथ संबंध न रखने वाला निसंग बोला जाता है। नष्ट होने वाला नश्वर, और 2 बार जन्म लेने वाला द्विज बोला जाता है। जंगल में लगने वाले आग को दवालन बोला जाता है। गुरु के समीप विद्यार्थी अनंतवासी उसे बोला जाता है। और देखिए कि जो मापा ना जा सके अपरिमेय बोला जाता है। जो पहले पढ़ा ना गया हो अपनिष्ठ बोला जाता है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। और थोड़ा सा आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। गुजरात में नवीन कौप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, माटा के नाम से जाना जाता है। गुजरात में देखिए कि नवीन कौप मृदा को माटा के नाम से जाना जाता है। और गुजरात में पुरानी कौप मृदा को गोरुडू के नाम से जाना जाता है। मिट्टी एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। मृदा शब्द की उत्पत्ति भौतिक भाषा के शब्द सोलम से हुआ है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया है। तो ये सभी आप याद रखेगा। देखिए कि जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी, और देखिए कि इसमें एक और मिट्टी होगा आपका पीट एवं दलदली मिट्टी। तो ये सभी आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पे आपको नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि डिटेल में पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। और भूगोल वाला चैप्टर जो मिट्टी का है उसे जाके अगर देख लेते हैं तो आपको पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसका लिंक दे दिया जाएगा इसमें। चलिए आगे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी कंपनी ONGC और उसकी लिखा गया अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। चलिए इसका देखिए ये आगे क्वेश्चन दिया गया है 40 नंबर, और इसमें पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर आपका बिहार हो जाएगा। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये याद रखेगा। थोड़ा सा इसके बारे में देख लिया जाए। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, परंतु 1881 से अर्थात लॉर्ड रिपन के समय से प्रत्येक 10 वर्षों में नियमित जनगणना होना स्टार्ट हुआ। 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश राज्य है, 17% प्रति व्यक्ति घनत्व है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। WC प्लाउडेन भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे। भारत में विश्व की लगभग 17.7% जनसंख्या निवास करती है। नागालैंड देश का एकमात्र राज्य है जहां जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है। तो ये आप याद रख सकते हैं। 1921 को भारत की जनसंख्या का बृहत विभाजन वर्ष देखा गया। वहीं 1951 को जनसंख्या में भारी वृद्धि के प्रारंभिक वर्ष संख्या दी जाती है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 3 राज्य हैं, मेघालय 27.9, अरुणाचल प्रदेश 26, बिहार 25.4। न्यूनतम वृद्धि दर वाले 3 राज्य नागालैंड -0.6, केरल 4.9 और गोवा देखिएगा 8.2% हो जाएगा।
वज्र पर, अच्छा चलिए इधर क्वेश्चन दिया गया है, उसके बाद देखेंगे लोग। देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किया गया एकमात्र राज्य केरल है, तो ये आप तो पहले से भी जानते होंगे। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा राजस्थान में। तो ये 2024 का करंट अफेयर है। और देखिए कि जब भी एग्ज़ाम होगा उसके आसपास का करंट अफेयर ही हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए कि इसमें गरुड़ शक्ति दिया गया है, तो ये सब गरुड़ शक्ति इंडिया, भारत और इंडोनेशिया के बीच में ये हुआ था। तो ये करंट अफेयर में देखा जाएगा क्योंकि आसपास का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे एलडीसी उत्कृष्ट पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मीडियम लॉ डिस्पैच हो जाएगा। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इस पर उतना ध्यान नहीं देना है। आगे क्वेश्चन देखिए, 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन, लीची पे राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के डैश जिले में स्थित है? तो ये मुजफ्फरपुर हो जाएगा। देखिए कि पूरे भारत का लगभग 70% लीची तो बिहार में ही होता है, और उसमें भी देखिए मुजफ्फरपुर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। यहाँ पे और भी दिया गया है अनुसंधान, और तो इसे देखना है। शोध एवं अनुसंधान संगठन और जिला दिया गया है, तो केला अनुसंधान केंद्र गौरौल में है जो वैशाली में पड़ेगा। आलू विकास एवं शोध संस्थान ये बिहार शरीफ में है। मक्का विकास एवं शोध संस्थान बेगूसराय। चावल विकास एवं शोध संस्थान आरा हो जाएगा। राष्ट्रीय लीची विकास एवं शोध संस्थान मुजफ्फरपुर। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना ये दरभंगा में है। तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। टसर सिल्क विकास ये भागलपुर। देखिए सिल्क के साड़ी में सबसे उत्पादन करता है मुजफ्फरपुर। फल विकास एवं शोध संस्थान सबौर भागलपुर। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में है। अरबिक और फारसी अनुसंधान संस्था पटना में है। और देखिए कि प्राकृतिक जैन शास्त्र और अहिंसा शोध वैशाली में है। एन सिन्हा शोध ये पटना में है। तो ये सभी याद रखेगा। 44 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारण नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति ये इकोनॉमी से संबंधित है, और साक्षर जीवन प्रत्याशा लोग द्वारा अर्जित कौशल निर्माण ये अब आ जाएगा जनसंख्या से संबंधित। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। ये थोड़ा करंट अफेयर का भी है, तो करंट अफेयर में ही पढ़ना ज़्यादा सही रहेगा। निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा। राम के पास एक गाय है, उसका दूध वह स्वयं उपभोग कर रहा है। तो ये गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि उस बाजार का मतलब ही क्या होता है? बाजार क्रियाओं का मतलब मुद्रा का आदान प्रदान, और कोई भी वस्तु है जो आपका है, आप खुद ही प्रयोग कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो मुद्रा का आदान प्रदान होगा नहीं, तो उसे गैर बाजार क्रियाओं के समूह में रखा जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर बी सही है, वस्तु और सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा 46 का। इसके बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। तो देखिए, बहुराष्ट्रीय निगम कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो अपने देश के साथ साथ दुनिया भर के अन्य देशों में भी काम करती है। और देखिएगा कि इसमें और दिया गया है, यह एक देश में स्थित एक केंद्रीय कार्यालय रखता है जो इसके अन्य कार्यालयों जैसे प्रशासनिक शाखाओं और कारखानाओं के प्रबंधन का समन्वय करता है। बहुराष्ट्रीय निगम के मुख्य कार्य देखिएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माल के उत्पादन को नियंत्रित करना है, विभिन्न देशों के बीच विभिन्न वस्तुओं के आयात और निर्यात को नियंत्रित करना है। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है कि विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्था को एक दूसरे के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को वैश्वीकरण बोला जाता है। तो ये याद रखेगा। और वैश्वीकरण के जनक के रूप में देखिएगा कि पीटर सदरलैंड को जाना जाता है। ये पूर्व आयरिश अटॉर्नी जनरल यूरोपीय कमिश्नर थे। तो ये आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसमें देखिएगा कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसमें ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए इसके बाद 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखें, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द गिवन बिलो सेंटेंस।
तो ऑल मीन्स मस्ट डाई, तो इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। ये एडजेक्टिव है, मीन मतलब ये नाउन, और मस्ट मतलब मॉडल, और डाई मतलब V1, तो ये आपका हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज़ द मैड ऑफ यूजिंग डिफ्लेक्स, तो इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा, अवेक हो जाएगा। और देख लीजिए यहाँ पे इसके बारे में दिया गया है, वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंडा से सामना होता है उसे क्या बोलते हैं, तो बिंड वाहिनी बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए शुक्राणु का अंडा से सामना बिंड वाहिनी में होता है। गर्भाशय गृह, गर्भाशय निचला हिस्सा जिसका कार्य गर्भाशय को योनि से जोड़ने का होता है। गर्भाशय देखिए कि 7.5 सेंटीमीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा इसके दीवार की मोटाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसका वजन 35 ग्राम तथा इसकी आकृति नाशपाती जैसी होती है। इसका मुख्य कार्य निषेचन के बाद बने भ्रूण को सुरक्षित और पोषण तथा आश्रय प्रदान करना है। योनि के बारे में बताया गया है कि योनि के द्वारा शुक्राणु डिंबवाहिनी या अंडवाहिनी तक पहुंचती है। यह एक नली के समान संरचना है। इसके दीवार वल्वोथ्रियल ग्रंथियां पाई जाती है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है, डैश मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मस्तिष्क। देखिए कि मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र मस्तिष्क होता है, क्योंकि मस्तिष्क ही शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है और सामंजस्य स्थापित करता है। तो ये तो आप जानते ही हैं। 51 के बाद देखिए 52 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इसमें पूछा जा रहा है कि कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसके गुण का है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मोलास्का। ये मोलास्का का गुण होता है। और इसमें देखिएगा कि कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल मोलास्का का गुण है। मोलास्का समुद्री, ताजे पानी और स्थलीय पर्यावरण में भी पाया जाता है लोग। प्रोटोकार्डेट का कंकाल कठोर नहीं बल्कि एक नम कार्टिजेनियस कंकाल होता है। आर्थ्रोपोडा का कंकाल कठोर होता है, परंतु यह काइटिन का बना होता है, ना कि कैल्शियम का। और देखिए कि काइटोनोडोमा का भी कंकाल कठोर होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिप्स यानी लसिका के संबंध में गलत है, तो इसमें गलत कथन चुना है, लसिका परिवहन का कार्य करती है, लसिका प्लाज्मा के समान रंगीन होती है, ये भी सही है, लसिका आंत्र से पाचित और अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करती है, तो ये तीनों सही है, और इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन सही है। तो यहाँ पे लसिका के बारे में दिया भी गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, एक अभिसारी दर्पण है, तो अभिसारी दर्पण कौन सा है, तो इसका देखिए कि राइट आंसर बी हो जाएगा। एक अपसारी दर्पण एक उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि जब प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण पर पड़ती है तो वो परावर्तित के बाद अपसारी हो जाती है, अर्थात ये किरणें दर्पण की परिवर्तन सतह से टकराने के बाद विचलित हो जाते हैं। अवतल दर्पण में देखिए कि अभिसारी दर्पण कहा जाता है, क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को सिकोड़ता है, एक पॉइंट पे लेके आता है। उत्तल दर्पण देखिए कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरा रहता है उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब, इस दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे होगा, उसके ध्रुव और फोकस के बीच और वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनाता है। यदि किसी वस्तु के उत्तल दर्पण से दूरी बढ़ाई जाए तो दर्पण से बने आभासी और सीधा प्रतिबिंब आकार का छोटा होता जाता है तथा उसकी स्थिति दर्पण के पीछे ध्रुव से फोकस की ओर खिसकती जाती है। आगे देखिएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग ट्रक या मोटर कारों के चालक के बगल में पृष्ठ दर्पणीय उत्तल दर्पण में होता है। सड़क में लगे परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल धंसा रहता है उसे अवतल दर्पण बोला जाता है। अवतल दर्पण के उपयोग बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम आता है। आँख, कान, नाक के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट में भी ये काम में लाया जाता है। सौर भट्टी में सूर्य की प्रकाश को केंद्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण देखिएगा कि समतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब सदैव अभिसारी, आभासी, सीधा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने रखा होता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का आधा होना आवश्यक है। समतल दर्पण में कोई वस्तु दर्पण के सापेक्ष v चाल से गतिमान हो तो वस्तु और प्रतिबिंब की सापेक्ष गति v2 हो जाती है। समतल दर्पण का उपयोग यहाँ पे दिया गया है। दैनिक जीवन में देखिएगा इसका उपयोग आईने के रूप में किया जाता है
और बहुदर्शी और परदर्शी में पानी की सतह से बाहर देखने के लिए भी किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसमें देखिएगा कि इसमें चित्र दिया गया है और उसके आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए कि चित्र में एक ओम के नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा एक विद्यार्थी एक्स ने ओम के नियम के सत्यापन के लिए परिपथ बनाया और परिपथ में उसने कुछ त्रुटियां कर दी, तो त्रुटियों को सही किया जा सकता है। तो एमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को परिपथ के समानांतर क्रम में लगा देना चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया है और ये देखिएगा कि इसके आधार पे बताना था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसके बारे में यहाँ पे देखिएगा कि डिटेल में दिया गया है, तो थोड़ा सा देख लिया जाए। और यदि किसी चालक के दो बिंदु विभवांतर भी हो तो उससे प्रवाहित धारा आई एम्पियर हो जाती है। हो तो ओम के नियम अनुसार यहाँ पे इसका सूत्र दे दिया है, जहाँ आर चालक का प्रतिरोध है। विद्युत धारा अमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लाया जाता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के विभवांतर मापने में किया जाता है। इसे परिपथ में समानांतर क्रम में लगाया जाता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। एक फ्यूज तार में देखिए कि टीन 63%, शीशा 37% का मिश्र धातु होता है। यह सदैव परिपथ के साथ श्रेणी क्रम को जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 56 नंबर और इसमें पूछा जा रहा है कि यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग होगा। तो देखिए कि वस्तु का जो संवेग होगा वो 2 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पे दिया भी है, उसे बना दिया गया है। तो ये आप देख लीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 के द्वारा ये बनाया गया है। चलिए अगला 57 नंबर क्वेश्चन है। विद्युत उपकरणों को अति भारण के कारण लघु परिपथ से सुरक्षित रखने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, फ्यूज का उपयोग करना। देखिए कि विद्युत उपकरणों को अति भार के कारण लघु परिपथ से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो विधि है वो फ्यूज का उपयोग करना है। तो फ्यूज का उपयोग देखिएगा कि देखिए विद्युत फ्यूज परिपथों तथा साध्यतियों की सुरक्षा किसी भी अनावश्यक रूप से उच्च विद्युत धारा को उनसे प्रवाहित न होने देकर करता है। फ्यूज को युक्ति के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं लोग। और देखिए कि फ्यूज तार टीन और शीशे का बना होता है, यानी लेड का, ये मिश्र धातु से। इसमें 63% होता है और 37% आपका लेड होता है। यदि परिपथ में किसी निर्दिष्ट मान से अधिक मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार के ताप में विद्युत होता है वो हो जाता है और इससे फ्यूज तार पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है। इस प्रकार पूरा घर में बच जाता है विद्युत धारा के प्रवाहन से। फ्यूज तार देखिए कि प्राय धातु के सिरे, पर्सनेन अथवा इसी प्रकार के विद्युत रोधी पदार्थ के कंटील में रखा जाता है। थोड़ा नोट में दिया गया है कि लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा अत्यधिक बढ़ जाता है। तो ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। आगे एक क्वेश्चन दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बिहार में डैश वन्यजीव अभयारण्य डैश राष्ट्रीय पार्क और टाइगर रिजर्व डैश दिया गया है। तो इसमें क्या है कि बिहार में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? तो देखिए कि बिहार में 13 वन्यजीव अभयारण्य और एक आपका राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा, जो आप देखिए कि चंपारण में है, और अब तो 2 हो गया है। और टाइगर रिजर्व 1 दिया गया है, जबकि टाइगर रिजर्व अब 2 हो गया है। तो ये आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 58 के बाद 59 नंबर। अच्छा, बिहार के प्रमुख अभयारण्य दिया गया है, तो इसे एक नज़र में देख लिया जाए। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया में पड़ेगा, तो ये आसानी से आप याद रख सकते हैं। गौतम बुद्ध को यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। भीमबाद आपका मुंगेर में पड़ेगा। कांवर झील बेगूसराय में। कुलेश्वर स्थान पक्षी विहार दरभंगा में। नागी डैम देखिएगा जमुई में। नकटी डैम, तो नागी नकटी डैम देखिए दोनों का दोनों जमुई में है। सलीम अली जुबा सहनी बंडेला झील पक्षी अभयारण्य वैशाली में है। उसके बाद देखिए कि पंत वन्यजीव अभयारण्य राजगीर में है। रजौला वन्यजीव अभयारण्य नवादा में और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य चंपारण
वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण, दोनों पश्चिम चंपारण में है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कैमूर और रोहतास में है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, और इसमें पूछा जा रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो देखिए कि भाभर, ये आपका भाभर मिट्टी है, ये सभी मिट्टी का नाम है। तो भाभर कैसा मिट्टी होता है, तो छिद्रपूर्ण होता है। उसके बाद देखिए कि तराई जो मिट्टी होता है ये आपका घने जंगल और वन प्रणालियों वाला क्षेत्र होता है। और बागर जो मिट्टी होता है ये आपका पुराना जलोढ़ मिट्टी है। खादर नया निक्षेप होता है। तो ये आपका राइट आंसर ये सही हो जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे बता भी दिया गया है और हम आपको भूगोल में पढ़ा भी दिया गया है। तो पढ़ा दिए हैं तो वहाँ से आप देखिए तो मिट्टी के बारे में बहुत डिटेल में है, तो फिर ये आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पे नदी दिया गया है और सहायक नदी दिया गया है। तो देखिए कि गोदावरी, ये गोदावरी का सहायक नदी कौन सा है, तो इसका राइट हो जाएगा आपका वेनगंगा, गोदावरी की सहायक नदी है। और देखिए कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो ये आपका कोसी हो जाएगा, बिहार का शुक नदी भी है। उसके बाद देखिएगा कि कोयना नदी आपका कृष्णा के सहायक नदी है। अमरावती तो कावेरी का है, ये जानते ही हैं। तो इस पर का राइट आंसर आपका, अच्छा 1 का 3 तो ये सही है, 2 का 4 ये भी सही है, 3 का 2 ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नदी वाला पार्ट हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और मिट्टी वाला तो वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आगे क्वेश्चन देखिए 61 नंबर, निम्न में से कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत में मिलता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, थोरियम। और देखिए कि जो थोरियम है ये केरल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। थोरियम खनिज मोनोजाइट रेत में मिलता है। थोरियम इसकी प्राप्ति मुख्यतः मोनोजाइट बालू का निक्षेप से होता है, जिसका निर्माण प्रो कैम्ब्रियन काल में चट्टानों के नष्ट होने से चूना बन जाने से हुआ था। यह मोनोजाइट निक्षेप केरल के तटवर्ती भागों में पाए जाते हैं। सोना, देखिए कि सोना यानी गोल्ड की गणना बहुत बहुमूल्य धातुओं में की जाती है। देश की कुल स्वर्ण का लगभग 98% भाग केवल कर्नाटक की कोलार तथा हट्टी के स्वर्ण में पाया जाता है। देखिए सोने की खान जो है एक रामगिरी खान है आंध्र प्रदेश में, और कोलार कर्नाटक में तो जानते ही हैं। कोयला के अगर बारे में बात किया जाए तो इसमें मुख्यतः हाइड्रोकार्बन कोयला से निर्मित ठोस संरचनाशील होता है, जिसे ऊष्मा व प्रकाश या दोनों की आपूर्ति हेतु ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन की घटती गुणवत्ता के अनुसार कोयले के प्रमुख 4 प्रकार होता है। प्रथम में देखिएगा एंथ्रासाइट, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है और सबसे शुद्ध कोयला होता है, जिसमें 80 से 95 कार्बन पाया जाता है। इसके बाद बिटुमिन्स देखिएगा 55 से 65, और भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिन्स ही पाया जाता है। लिग्नाइट तीसरा का नंबर पे है, और पीट लोहा सबसे खराब होता है जो कि 35 से 45 ही होता है इसमें कार्बन की मात्रा। तो ये आप याद रखिएगा, उसी को इसी में डिटेल में दिया गया है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, द टीचर टीच द स्टूडेंट। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, द स्टूडेंट आर थॉट बाय द टीचर। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 62 के बाद 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट वर्ड विच इज़ द अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो देखिए कि इट वॉज द डीपली एफेक्टेड बाय हिज अर्बन बिहेवियर। तो इसका क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, रूड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, 2 संख्याओं जिनका योग 28 है और गुणनफल 187 है, वो संख्या क्या है, तो वो संख्या आपका 11 और 17 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यहाँ पे बना दिया गया है, तो आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, एक कार एक स्थल तक पहुंचने में 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 3 घंटे तक समय लेती है। कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए कि उस स्थान पे पहुंचने में 2.5 घंटा का समय लगे। तो देखिए कि यहाँ पे बना दिया गया है आपका 65 में, और इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे बनाया गया है, आप देख सकते हैं या बना लीजिए खुद से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो सही विकल्प चुना है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर एक और
केवल एक स्पर्श रेखा है। तो दूसरा का देखिए कि वह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कथन 2 सत्य है और एक असत्य है। यहाँ पे आपका सोल्यूशन बना दिया गया है कि कैसे है, तो ये देख लीजिए। 67 नंबर क्वेश्चन है समानांतर श्रेणी यानी 11 7 3 डैश के बाद 15 पदों का योग क्या होगा। तो -255 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ये सही है, बी। अगला क्वेश्चन है 67 के बाद 68 नंबर क्वेश्चन। डैश में ACR 20 तथा दवाओं को निरावृत्तीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यकृत कोशिकाओं के द्वारा ये भूमिका निभाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए कि यकृत कोशिकाएं यकृत के अधिकांश कार्यों को नियंत्रित करती है, जैसे विषाक्त पदार्थ निरावृत्तीकरण, पाचन एंजाइमों का स्राव, रक्त शोधन, प्रोटीन संश्लेषण, ग्लाइकोजन, हार्मोन नियमन। तो ये सब इसका मतलब कार्य है। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलान करना है। तो इसमें दिया गया है कॉलम 1 और कॉलम 2। तो देखिएगा कि इसका द्रव संयोजक ऊतक आपका रक्त हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि उपकला ऊतक आपका त्वचा हो जाएगा। जोड़ों की सतह आपका उपास्तिक हो जाएगा और तंत्रिका ऊतक आपका स्पाइनल कार्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे ये दे भी दिया गया है, तो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर। यदि सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया था। जिन्होंने गैस ली थी वे कौन थी। तो कौन था गैस था, तो मीथेन था, अमोनिया था, हाइड्रोजन था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 70 के बाद देखिए अगला क्वेश्चन 71 नंबर। इसमें दिया जा रहा है कि यदि एक 1.0 ms पावर -1 की चाल से गतिशील है, तो x दूरी में इसे रोकने के लिए बल F की आवश्यकता होती है। यदि वस्तु की चाल यहाँ पे दिया गया है 3.0 ms -1 दिया गया है, बढ़ा दी जाए तो इसे उतनी ही दूरी में रोकने के लिए कितना बल लगाना होगा। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 9F हो जाएगा। तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 72 नंबर। प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है। 6 भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर से पार्श्वक्रम यानी समानांतर संयोजित कर देते हैं। यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो R/R अनुपात माना जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका R/R 36 हो जाएगा। 36/1 दिया गया है, नहीं 36 से दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बना दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति करेगा। तो ध्वनि का जो चाल होता है सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, उसके बाद गैस में होता है, नहीं तरल में होता है, उसके बाद गैस में होता है। तो ये क्रम से याद रखिएगा। तो इसमें देखिएगा कि आपका 73 में डी हो जाएगा। स्टील में सबसे ज़्यादा आपका ठोस है स्टील। तो जिसमें ज़्यादा घनत्व होगा उसमें वो ज़्यादा ट्रेवल करेगा। अब थोड़ा सा इसमें देखा जाए ध्वनि के बारे में, तो देखिए कि ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो तरंग के रूप में संचरित होता है। यह ऊर्जा हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करता है। ध्वनि तरंग देखिएगा कि ध्वनि तरंगे यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये सभी माध्यम यानी ठोस, द्रव, गैस में संचरण कर सकती है, लेकिन निर्वात में ये नहीं कर सकता है क्योंकि माध्यम अनुपस्थित होता है। निर्वात का मतलब होगा कि जहाँ पे कुछ भी नहीं पाया जाता हो उसे निर्वात बोला जाता है। जैसे सनलाइट होता है वो निर्वात में भी ट्रेवल करता है, लेकिन ध्वनि निर्वात में ट्रेवल नहीं करता है। आगे देखिए ये कि ध्वनि तरंगों का आवृत्ति परिसर अवसर तरंगे, 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति तरंगे अवसर तरंगे बोला जाता है, जिसे मनुष्य नहीं सुन सकता है। इन्हें मनुष्य नहीं सुन सकता है। राइनोजिसिंग यानी गेंडा 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की अवसरणी ध्वनि का उपयोग संपर्क स्थापित करता है। हवेल तथा हाथी अवसरण ध्वनि प्रांशिक ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। भूकंप मुक्त प्रघाती तरंगों से पहले निम्न आवृत्ति की अवसर ध्वनि तरंग उत्पन्न करता है। श्रव तरंगे देखिए कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। इन तरंगों को मनुष्य सुन सकता है। और पाराश्रवण तरंगे 20 हर्ट्ज से ऊपर का होता है, जिसे मनुष्य नहीं सुन सकता है, लेकिन कुछ जानवर होता है लोग, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये सुन सकता है लोग। तो देखिए कि कभी कभी भूकंप आता है या कोई घटने वाला होता है, तो पक्षी हो गया, जानवर हो गया, ये भागना स्टार्ट कर देता है लोग इधर उधर। चलिए आगे देखिए, पाराश्रव तरंग का अनुप्रयोग क्या है, तो संकेत भेजने में
समुद्र की गहराई का पता लगाने में, कीमती कपड़ों, वायुयान, घड़ियों के पुर्जों साफ करने में, कल कारखानों की चिमनियों से कालिख हटाने में, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में, गठिया रोग के उपचार और मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में इसका प्रयोग होता है। ध्वनि की चाल देखिए कि ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे बताया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी C2 में 260 मीटर प्रति सेकेंड होता है, वायु में 332 होता है, ये जरूर याद रखेगा। भाप देखिए कि 100 डिग्री पे सेल्सियस पे भाप यानी कि बॉइलिंग होता है, तो इस पर देखिए 405 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अल्कोहल में देखिए कि 1213 मीटर प्रति सेकेंड, हाइड्रोजन में 1269 हो जाएगा, पारा में 1450 और जल में देखिएगा कि आपका 1483, समुद्री जल में देखिएगा कि 1533, लोहा में देखिएगा 1530 और कांच में 1540, एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा 6420 हो जाएगा। ध्वनि के चाल विभिन्न भौतिक राशियों का प्रभाव क्या होता है यहाँ पे दिया गया है। तो ताप का प्रभाव होता है, किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, और दाब में देखिएगा कि ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है। घनत्व का बात की जाए तो घनत्व अधिक होने पर ध्वनि का वेग अधिक होगा। आर्द्रता पे प्रभाव देखिए, आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। 74 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सी नदी दक्षिणी गंगा के नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गोदावरी नदी। और इसका लेंथ देखिए कि 1465 किलोमीटर होता है, यहाँ पे दिया गया है तो थोड़ा सा देख लिया जाए। यह नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। यह भारत की दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इस नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी डेल्टा में देखिए कि कोरिंगा मैंग्रोव वन पाया जाता है, जो देश का तीसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। गोदावरी नदी के डेल्टा में कई तरह की मछलियाँ और क्रिस्टेलियस पाए जाते हैं। तुंगभद्रा नदी यह दक्षिण भारत की बहने वाली एक पवित्र नदी है, और यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहते हुए ये कृष्णा नदी में मिल जाती है, यानी कि ये सहायक नदी है। रामायण में तुंगभद्रा नदी को पंपा के नाम से जाना जाता है। तुंगभद्रा नदी का जन्म तुंगा एवं भद्रा नदियों के मिलने से हुआ है। यहाँ पे फिर से आ गया क्वेश्चन मिलान करने वाला। तो देखिए यहाँ पे एक तरफ वन जीव अभ्यारण्य और एक तरफ राज्य दिया गया है। तो इसमें देखेंगे लोग कि कोयना, ये आपका कोयना जो है महाराष्ट्र में है। इतूर नगरम, ये आप देखिएगा कि ये आपका तेलंगाना में हो जाएगा। सरिस्का तो आप जानते ही हैं कि सरिस्का आपका राजस्थान में हो जाएगा, और चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दे भी दिया गया है, और यहाँ पे कुछ और भी दिया है इसके अलावा। केबी लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये मणिपुर में है। एकमात्र दुनिया में ऐसा ये राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरते रहता है। और देखिए दूसरा का दिया है, लाओ खोआ वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है। ग्रेट इंडियन बस्ट अभ्यारण्य महाराष्ट्र। सबरीमाला नेशनल पार्क केरल में है। जल्दपाड़ा अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल। वन विहार नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में। रेगिस्तान राष्ट्रीय पार्क राजस्थान। बोगाबिल पक्षी विहार बिहार में है। तो ये सभी याद रखेगा। थोड़ा सा इससे पॉइंट जो संबंधित है देख लिया जाए। भारत में वर्ष 1942 में वन जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभ्यारण्य का स्थापना किया गया। वन जीव अभ्यारण्य का गठन किसी प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान का गठन किसी विशेष प्रकार के शरणार्थी के रूप में किया जाता है, अर्थात ये हैबिटेट ओरिएंटेड होते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख के लेह जनपद में स्थित है, जिसका नाम है हेमिसाई। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हेलिस राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे बाद में जिम कार्बेट कहा जाने लगा। वर्तमान में इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय राज्य के राज्यपाल कौन थे। तो नित्यानंद कानूनगो थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। चलिए 76 के बाद अच्छा इसके बारे में डिटेल में दिया गया है यहाँ पे, तो थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था। तो ये आप याद रखिएगा। और राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है, जब कोई राज्य में वहाँ का सरकार फेल हो जाता है, उस कंडीशन में लगाया जाता है। और देखिए कि कब कब लगाया गया है, उस समय कौन कौन राज्यपाल थे, तो ये आपको याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। पहला याद रखिए जयराम दास दौलतराम, ये 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 थे। तो ये आप सिर्फ याद रखिएगा। और एक गणतंत्र भारत में याद रख सकते हैं। यहाँ पे पूरा राज्यपाल के बारे में दे दिया गया है, तो ये आप पढ़ सकते हैं जानकारी के लिए।
इसके बाद देखिए 76 के बाद 77 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो 2 सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जनजाति के लिए, तो ये आप याद रखेगा। चलिए अगला देखिए कि एक कटिहार एक बांका हो जाएगा। अगला 78 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डैश लॉर्ड से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार मध्यकाल समय में लॉर्ड राजा से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सामंत। सामंत को ही नाइट के उपाधि दिया जाता था, नाइट बोला जाता था। तो देखिए कि सामंत लॉर्ड से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार मध्यकाल में लॉर्ड राजा से संबंधित था। तो ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 79 नंबर। पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, राजस्थान में। पीलीबंगा पुरातत्व स्थल राजस्थान में है। यह सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इसका स्थल व्यापक पुरातात्विक खुदाई हुई है जिसमें महत्वपूर्ण कलाकृतियां, मिट्टी के बर्तन, उपकरण और अन्य अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके बाद देखिए कि 80 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह आपका दिल्ली में है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 80 का। थोड़ा सा इनके बारे में देख लिया जाए क्योंकि क्वेश्चन आता है यहाँ से। ये चिश्ती संप्रदाय के चौथे संत हैं। तो चिश्ती संप्रदाय से ये संबंधित है। सबसे प्रसिद्ध सूफी संतों में से एक थे। इन्हें हजरत निजामुद्दीन औलिया और मोहम्मद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। इनके कुछ प्रसिद्ध शिष्यों में देखिए कि शेख नसरुद्दीन चिराग देहली और अमीर खुसरो जैसे कवि शामिल था। निजामुद्दीन औलिया का संबंध गयासुद्दीन तुगलक से अच्छा नहीं था। तो इन्हीं के द्वारा बोला गया था कि दिल्ली अभी दूर है। देखिए निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु 3 अप्रैल 1325 को हो गई। तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक ने हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह का निर्माण करवाया। 81 नंबर क्वेश्चन है। इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बेंगलोर में है। इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र बेंगलोर में स्थित है। इस अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन 30 जनवरी 2019 में इसरो के मुख्यालय परिसर में किया गया था। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। थोड़ा सा दिया गया है कुछ महत्वपूर्ण संस्थान और अंतरिक्ष उसके स्थान दिया गया है, तो देख लिया जाए। तो केंद्रीय देखिए कि यहाँ पे क्रमशः यहाँ पर अंतरिक्ष केंद्र और स्थान। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये तिरुवनंतपुरम पे है और ये केरल की राजधानी है। इसरो उपग्रह केंद्र ये आपका बेंगलोर में है जो कर्नाटक में पड़ेगा। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र ये अहमदाबाद में है जो गुजरात में पड़ेगा। सार केंद्र श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है। ध्रुव प्रणोदक प्रणाली ये तिरुवनंतपुरम और बेंगलोर में है। इसरो टेलीमेट्री निगरानी नियंत्रक ये आपका बेंगलोर में है। और देखिए कि इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई तिरुवनंतपुरम में है। राष्ट्रीय दूर संवेगी एजेंसी देहरादून में है। भारतीय दूर संवेगी संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है। इसरो की वाणिज्यिक शाखा का नाम एट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड और निमेश इंडिया लिमिटेड है। 82 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? तो देखिए कि वायु जो है ये मिश्रण है। मिश्रण का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक किसी भी मात्रा में उसमें मिला हुआ हो। 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी अनुपात में इस प्रकार मिलाया जाए कि संगठनों का रासायनिक गुण परिवर्तित न हो, तो इसी मिश्रण बोला जाता है। चलिए 82 के बाद 83 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही निरूपण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा देख लीजिए। इसका देखिए कि के मतलब पोटेशियम, एन मतलब सोडियम और सी मतलब कैल्शियम और एम मतलब मैग्नीशियम। और ये दिया गया है सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता यानी घटते क्रम में। तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। तो देखिए कि 83 के बाद 84 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद देखिए कि लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, ये मरकरी, सिल्वर ये सब भी दिया गया है। 84 नंबर क्वेश्चन में है यदि a² + bx + c = 0 एक द्विघात समीकरण है तो a का मान नहीं हो सकता है। तो a का मान आपका 0 नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका सॉल्व कर दिया गया है, तो ये देख लीजिए। 85 नंबर क्वेश्चन है। 10,000 का ऋण 7.5% वार्षिक दर से ब्याज दर पर लेता है, उसे
वर्ष के अंत में कितनी राशि ब्याज के रूप में लौटानी होगी। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 750। यहाँ पे बना दिया गया है, तो आसानी से आप देख के बना सकते हैं, या आपको आता होगा तो बना लीजिए। अगला क्वेश्चन है tan a बराबर 1/2, तो cos x का मान क्या है, तो इसका मान b हो जाएगा 2/√5 हो जाएगा। 86 के बाद 87 नंबर क्वेश्चन देखें। टेनिस कोर्ट 20 जून 1989 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा जैक्स नेकर और कोलबर्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हेनरी कोट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ, तो ये पुंडलिंग प्रक्रिया द्वारा, तो ये लोहा बनाने का एक प्रक्रिया है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। हेनरी कोट द्वारा 1784 में कच्चे लोहे को गाढ़ा लोहे में बदलने के लिए पुंडलिंग प्रक्रिया का आविष्कार किया गया। पुंडलिंग प्रक्रिया बड़े पैमाने पर गुणवत्ता युक्त लोहे का उत्पादन करने की पहली विधि है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन पदार्थ की उपस्थिति में कोयले से चलन वाली भट्टी में पिघले हुए कच्चे लोहे का हिलाया जाता है और उसके बाद परिसंचालन द्वारा हवा में लोहे से कार्बन हटा दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप गाढ़ा लोहा तैयार होता है। तो ये आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन के दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने की आह्वान किया था, तो ये आपका देखिएगा कि राइट आंसर हो जाएगा 89 का। राखी दिवस होना चाहिए, तो हाँ सही है, राखी दिवस ही मनाने का आह्वान इनके द्वारा किया गया था, तो ये याद रखेगा। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 अक्टूबर 1905 को की गई थी तथा 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। इस विभाजन का पहला सामूहिक विद्रोह आयोजन 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में किया गया। इस दिन को शोक दिवस एवं उपवास दिवस के रूप में भी घोषित किया गया। 90 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस वर्ष में पटना को राज्य का दर्जा किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936। देखिए कि 1936 में इसे प्राप्त हुआ और श्री सच्चिदानंद और महेश नारायण द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में 1984 में पटना में बिहार टाइम्स और बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया गया था। दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1911 को आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को मिलाकर बंगाल से पृथक कर दिया गया और नया राज्य बनाया गया बिहार। इस घोषणा के अनुसार 22 मार्च 1912 को प्रांतीय बिहार दिवस का घोषणा किया गया। देखिए कि हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, तो ये याद रखेगा। 1 अप्रैल 1936 को सर जेम्स शिफ्टन को बिहार का पहला राज्यपाल घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, जल के अणु में बंध की प्रकृति है, तो ये क्या प्रकृति है, तो हाइड्रोजन अबांध होता है, तो ये आप देख लीजिए थोड़ा सा, इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे इसीलिए इसे छोड़ दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, C6 और H14 के लिए संरचनात्मक समन्वय की संख्या क्या होगी, तो ये 5 हो जाएगा। समवायता का मतलब क्या होता है, तो देखिए ये यौगिक जिनके आणविक सूत्र एक ही होते हैं किंतु इनके अणुओं में परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है तथा भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, इसे समावयवी कहलाते हैं और ऐसे घटना समवायता कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोप्रोपेन दोनों का आणविक सूत्र C4 और H10 होता है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। और समयता का वर्गीकरण 2 वर्गों में किया गया है। एक संरचनात्मक समयता हो जाएगा जिसमें कार्बनिक यौगिक की संरचना में अंतर होने के कारण संरचनात्मक समन्वय की घटना पाई जाती है। त्रिविमीय समयता में देखिए कार्बनिक यौगिक के अणुओं में उपस्थित परमाणु एवं मूलकों के अंतरिक्ष में विन्यास की विभिन्नता के कारण त्रिविमीय समयता की घटना घटती है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखा जाए। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन है 92 के बाद, थोड़ा सा कट गया है। अल्फा कण क्या है, तो एक द्विआवेशित हीलियम आयन है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 93 का। इसके बारे में बताया गया है, तो देख लिया जाए। अल्फा कण किरणें के गुण, ये किरणें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है, जिससे पता चलता है कि अल्फा किरणें धन आवेशित कणों से मिलकर बनती हैं। अल्फा कणों पर इलेक्ट्रॉन के आवेश का दुगुना धन आवेश 2e होता है। इसका द्रव्यमान हीलियम के परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है, जिसे हीलियम 4 और 2 द्वारा दर्शाया गया है। इन कणों में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। देखिए कि अल्फा किरणें जब किसी गैस से होकर गुजरती है तो तीव्र आयनित करती हैं। अल्फा किरणें फोटोग्राफी प्लेट पर प्रभाव डालती हैं।
अल्फा किरणें के कणों का चाल प्रकाश की चाल के कम से कम 110वां भाग होता है। अल्फा कणों की बंधन क्षमता बहुत कम होता है। देखिए कि धातु की पतिये से गुजरने पर इन कणों का परिकिरण हो जाता है। गामा किरण के बारे में देखा जाए, गामा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ये किरणें प्रकाश की चाल से गमन करती हैं। वेधन क्षमता बहुत अधिक होती है। ये बिना अवशोषित हुए लोहे की 30 सेंटीमीटर मोटी चादर के पार निकल जाती है। गामा किरणों की उत्पत्ति एक नाभिकीय गुण है। ये किरणें धातु पृष्ठ पर आपतित होकर फोटो इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जित करता है। और बीटा किरण के बारे में देख लिया जाए, ये किरणें प्राय ऋण आवेशित कणों से मिलकर बना होता है। और देखिए कि ये किरणें फोटोग्राफी प्लेट को सबसे अधिक प्रभावित करता है। बीटा किरणें तीव्र चाल से गतिशील इलेक्ट्रॉनिक के प्रवाह है। बीटा किरणें में चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र में प्रक्षेपित हो जाती हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है, वह फील्ड की तालिका यानी टेबल में रिकॉर्ड्स को विशिष्ट रूप से पहचानती है, उसे कहा जाता है, तो उसे प्राइमरी बोला जाता है। प्राइमरी फील्ड की तालिका रिकॉर्ड्स को विशिष्ट रूप से पहचानती है। 95 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कि इसमें पूछा जा रहा है, कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो मदर बोर्ड करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अगृहीत वन हो जाएगा। देखिए कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 में लाया गया था और संरक्षित करने के लिए संरक्षित वन देखिए कि पारिस्थितिक तंत्र बनाए रखने हेतु किया जाता है। और राष्ट्रीय वन ऐसे वन जिसका उपयोग आर्थिक गतिविधियों में किया जा सके। और ग्राम वन या राज्य वन ग्राम क्षेत्र की जरूरतों की पूर्ति करने वाला वन होता है। वृक्ष भूमि वनों के बाहर वृक्ष या टोफ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना अप्रैल 2024 में शामिल मिसाइल का नाम क्या है, तो ये रैमपेज मिसाइल है। देखिए भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना अप्रैल 2024 में रैमपेज मिसाइल को शामिल किया। रैमपेज एक लंबी दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसे इजरायल एरो स्पेस इंडस्ट्री और इजरायल मिलिट्री सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। कम रेंज देखिए कि मानव रहित विमान है, इसे आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है, जिसका निर्माण अमेरिका द्वारा किया गया। देखिए हाल में अमेरिका ने यूक्रेन को इस ड्रोन को रूस के खिलाफ इस्तेमाल हेतु दिया है। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, गोटबाया राजपक्षे। 98 के बाद 99 नंबर क्वेश्चन देखें, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया है, तो शशि थरूर को ये दिया गया है, तो ये याद रखेगा। और नाइट ऑफ लीजल ऑफ ऑनर ये सम्मान का नाम है, तो ये याद रखेगा। अगला क्वेश्चन 100 नंबर है, इसमें का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है, तो राइट आंसर डी सही हो जाएगा, नाग जो मिसाइल है। देखिए कि इस मिसाइल को दागो और भूल जाओ या लॉन्च करने के बाद इसे लॉक हो जाओ भी कहा जाता है। इसका डिजाइन DRDO के द्वारा निर्माण किया गया है। इस मिसाइल का विकास 1988 में APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में किया गया था। निर्भय मिसाइल एक लंबी दूरी की सब सोनिक क्रूज मिसाइल है, इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। T-90 तीसरी पीढ़ी की रूसी मुख्य युद्ध टैंक है, इसे भारत की सेना में शामिल किया गया है। S-400 एक उन्नत वायु रक्षा प्रणाली है, जो सतह से हवा में मार करने वाली प्रणाली को बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल, लड़ाकू विमान और मानव रहित हवाई वाहनों को रोक सकता है। इसके कई श्रेणी हैं, जिसमें मारक क्षमता अलग अलग होता है, तो ये याद रखिएगा। तो इस प्रकार देखिए कि हम लोग का ये टेस्ट सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। कोई भी सलाह देने के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, या कोई भी आप इससे मतलब कोई क्वेश्चन गलत हो तो उसके बारे में भी वहाँ पे पूछ सकते हैं। इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।